अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी खबर तो नहीं है, मगर गुफ्तगू तो पाकिस्तान पे ही करनी है। और फिर दुनिया के जो हालात हैं, हमारे मुल्क अमेरिका में जो कुछ हो रहा है और ईरान पर जिस तरह से हमले की तैयारियों की खबरें हैं, एक अजीब सा क्यास है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन अड्डे जिन्हें कहा जाता है, बड़े बेसेज हैं वहाँ, बहरीन के एयरपोर्ट को और जो बेस है उनका उसे खाली कराने की कुछ बातें हुई हैं। मुझे नहीं पता, उसकी बहुत डिटेल नहीं है कि पूरा बेस तो खाली होने से रहा, मगर ये कि वहाँ से कुछ चीज़ें और कुछ लोग मूव किए जा रहे हैं। अच्छा, पूरे खत्ते में कोई 8-9 अमेरिकन बेसेज हैं बड़े, जिसमें बहरीन है, अबू धाबी है, दुबई भी है और कतर दोहा है, फिर शाम है, इराक है, सऊदी अरब है। तो एक खलबली मची हुई है बड़े पैमाने पर कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमला होगा तो अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर हमले होंगे, जो यकीनन मिडिल ईस्ट में है। और एक नया क्यास पैदा हो रहा है। आपके इल्म में होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गुफ्तगू करने से साफ इनकार कर दिया है। जो पहले स्केड्यूल थी चीज़ें और जो मुज़ाकरात होने की उम्मीद थी, वो फौरी तौर पे तो नहीं, मगर मैं अब भी कहता हूँ कि मुझे यकीन है कि ये मामला टल जाएगा। कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में आएगा वो पाकिस्तान आएगा। कि आपने सुना होगा कि सागदार ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से गुफ्तगू की है। तो एक क्या सा है पूरे खत्ते में, नई पाबंदियाँ, नई सिचुएशन। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि जब वो खत्ते में कोई बड़ी तब्दीली आ रही होती है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बहुत बड़े सवालिया निशानात होते हैं और इकॉनमी हमारी मरहून मिन्नत होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। अब उसमें आपके बराबर में चाइना भी है और बहुत कुछ है। देखना ये है कि ये मामला और ये ऊँट जिसे कहते हैं कि किस करवट बैठेगा। कि हमारे यहाँ बातें तो ये हो रही हैं कि हमारा गोल जो है 10 बड़ी इकॉनमी में शामिल होने का है, G10 में। तो बातें करने को तो कुछ नहीं जाता है, ये हम जब से बड़े हुए हैं, शऊर संभाला है, हम यही गुफ्तगू सुनते आए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम एक बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और ताइवान का मुकाबला करने जा रहे हैं कि जिसकी एक्सपोर्ट $410 बिलियन है और उसकी पॉपुलेशन इतनी सी है। मैं इस पर आपको पहले बता चुका हूँ। और हमारी एक्सपोर्ट कितनी है? 40 बिलियन बताई जाती है, जबकि 32-33 बिलियन से डॉलर 10 से ज़्यादा की नहीं है। और क्या बेचते हैं हम? तौलिया, बनियान, चड्डी, ये हमारी इकॉनमी है टोटल। उसमें भी जो कमी वाक़ई हुई है वो सबके इल्म में है। देखिए, बात सारी इतनी है कि जब वो आपके एजुकेशन ही ना हो, ये कहना बड़ा आसान है कि एहसान इकबाल कहते हैं कि जी हमने सड़कों के तो जाल बिछा दिए, यूनिवर्सिटियाँ तो हमने बड़ी बड़ी बना दी। कहाँ है वो यूनिवर्सिटियाँ? वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? कितने साइंटिस्ट अभी ये हमने पैदा किए हैं? IT के कितने बड़े मास्टर हम लेकर सामने आए हैं? AI के कितने बड़े एक्सपर्ट हमारे मुल्क से निकल कर ऐसे सामने आए जो वहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद, अमेरिका आने के बाद, तो ये तो अमेरिका की ब्यूटी कहनी चाहिए ना, कि यहाँ की अपॉर्चुनिटीज और यहाँ के जो फ्रीडम है वो सारा काम आता है, लोग आगे बढ़ते हैं। और जिससे हम नहीं सीखना चाहते कि जब तक लोगों को आज़ाद नहीं करेंगे, जब तक उन्हें बोलने का मौका प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो गलत कहते हैं, सही कहते हैं, उस पर अमल नहीं करेंगे, हम कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं ऐसी हवाले से हमारे अपना जो अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन है, उसमें मेरे हवाले से बहुत उनके ग्रुपों में बड़ी गुफ्तगू हो रही है। 4-5 दिन से बहुत मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मेरी हिमायत में भी लोग बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे डिफेंड करते हैं, मगर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि ऐसी बातों का जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ तो पहले मेरे पास चल कर आएँ कि मुझसे कहें कि आपने आफाक साहब ये बात बिल्कुल गलत बोली है और इसकी मादत करें, और अगर मैं मादत ना करूँ तो मुझे कोर्ट ले चलें। मैं वहाँ साबित कर दूंगा कि मैं गलत था या सही था, मैं आपसे फिर माफ़ी मांग लूँगा।
मगर मैं पेशगी आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी कोई गलत बात बताएं जो मैंने आप पर कोई ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाया हो, किसी इंडिविजुअल पर लगाया हो और उसके पर्सनल पर कोई अटैक किया हो। लेकिन नज़रियाती तनकीद जो है यही आपको आगे बढ़ाती है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिए कि कौमें और अफराद और ख़ानदान माशरे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। मगर मुझ पर खाली तनकीद करने से कुछ नहीं होगा कि इसमें एक चीज़ समझने की है कि मैं अपना के लिए या किसी के लिए कोई भी काम करता हूँ तो वो कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो मुझे फंडिंग करते हैं या मेरी कोई टेक केयर करते हैं। और आपने तो माशाल्लाह से अपना के हवाले से मैं बहुत ही बरमला कहूँगा कि आपने तो अपनी पसंद का मीडिया अपने साथ रखा हुआ है। मैं वाहिद हूँ जो आपको मुफ्त में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, वो इंटरव्यूज हो, वो खबरें हो, वो तज्जिए हो, वो जो कुछ भी हो, मैं अपने तौर पे ही वॉलंटियर करता हूँ और मैं बुरा भला भी सुनता हूँ और ये मेरी अपनी चॉइस है। मैं तो बल्कि अपने दोस्तों से मजाक में रोज़ाना हंसी मजाक की बात होती है कि वो कोई दिन नहीं जाता होगा कि मेरे दो नए मुखालिफ पैदा ना होते हों। तो मैं उन बातों का भी जवाब दूंगा। अभी पाकिस्तान पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, इमरान खान को आप अंदर रखें, बाहर रखें, अडियाला के बाहर रोज आप तमाशा लगाएं, आप अपोजिशन लीडर उनका लेकर आए ना आए, इस सब में माशरे का नुकसान हो रहा है। जितनी जल्दी आप रियलाइज कर लेंगे और हम सब कर लेंगे शायद हम कभी आगे बढ़ सकें। वरना ये ख्वाब जो है जो रोज दिखाया जाता है, गौडी मीडिया जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी गौडी मीडिया जो है कि जी मईशत वहाँ पहुँच गई है और मईशत यहाँ पहुँच गई है और अब हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ICFC बना लें और जनरलों को प्रमोट कर दें और बड़े इदारों में उनको लेकर आ जाएं, उनको और मराद दे दें, निकलेगा कुछ नहीं। दुख की बात है कि पहली सुबह उठते ही खबरें खोली तो पहली खबर ये थी कि कहीं 2000 गंदम की बोरियां गायब हो गई, 7 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, पहली खबर। लेकिन मैं रोज कहता हूं मेरे ख्याल में कि करप्शन हर इंसानी माशरे का हिस्सा है, मगर कोई लिमिट रखें। कहीं तो आम आदमी को भी रोटी खाने दें, उसकी जिंदगी के ख्वाब भी मुख्तसर सही कम सही उनको भी पूरा होने दें। मगर आप ये नहीं होने देंगे तो आप देख लें आप कौमों की बरादरी में कहाँ खड़े हैं, आपके अपने मुल्क में क्या हालात हैं, आपकी गुर्बत कहाँ है, आपकी एजुकेशन कहाँ है। जब ये एहसन इकबाल जैसे लोग कहते हैं ना कि हम G10 में पहुंच जाएंगे, आपके 20% लोग टोटल मैट्रिक पास हैं, झूठ बोलते हैं आप। और यही बातें मेरी बुरी लगती हैं कि मैं बहुत ब्लंटली और स्ट्रेटली ये बात कह देता हूँ कि आप झूठ बोलते हैं। 20% जिस रियासत में लोग मैट्रिक पास हों उनकी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ सकती आज की दुनिया में। ये एजुकेशन का दौर है, ये मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अगर ताइवान 410 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है तो उसके एजुकेशन रेट भी बढ़ लें, या जहाँ जहाँ इकॉनमी फ्लोरिश कर रही है, आगे बढ़ रही है, खुशहाल है लोग, तो वहाँ का एजुकेशन रेट निकाल लें। आपके यहाँ तो अपने घर में यूनिवर्सिटियों के जो लाइसेंस है वो भी अपने घरों में दे दिए जाते हैं, अरबों खरबों कमा रहे हैं, मगर जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं 80,000 से 1 लाख रुपए फीस देते हैं पर सेमेस्टर, उनके लिए नौकरियां हैं आपके पास। और आपके यहाँ वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनका आपकी ग्राउंड रिलेटिव से मैच ही नहीं करते, उनका कहीं वजूद ही नहीं है, उनकी कहीं जॉब्स ही नहीं है, उनकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान पे तो बात होती रहती है। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने रोज बता रहे हैं कुछ 4-5 दिन से कि मैं जब अपना पे वीडियो करता हूँ तो कुछ लोग आते हैं और उन्हें डॉक्टर्स के ग्रुप में लगा देते हैं, कुछ लोग आते हैं कि नहीं इसको निकालो, इसको हटाओ, इसको। तो मुझे नहीं पता कि वो बहुत से लोगों ने मुझे ग्रुपों से भी निकाल दिया है जो बड़े बज़ाहिर बड़े अच्छे दोस्त थे डॉक्टर। मैं आप सबका बहुत एहतराम करता हूँ, आप यकीन करें, आप हमारा फख्र है। मैं आपको आइकॉन समझता हूँ यूरोप अमेरिका में। रोज मैं वाहिद हूँ जो रोज कहता हूँ कि आप हमारी सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तान से बाहर। आप हमारा प्राइड है
मगर ये दुख की बात है कि पाकिस्तान में जब मामलात ख़राब हो तो आप उनका हिस्सा बन के खड़े हो जाएं जो उस जुल्म के, जब्र के, इस्तबदाद के और सारी महरूमियों के और सारे नुकसानात के और सारे मामलात के जिम्मेदार हैं। ये दुख है। और ये दुख क्यों है कि मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, आप में से बहुत से जानते होंगे, जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम खैरात पे पले हैं, हम ज़कात पे पले हैं, हमारे घर में रोटी भी नहीं थी। आप यहाँ आ गए, यहाँ पहुँचकर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ की डेमोक्रेसी से, यहाँ के ह्यूमन राइट्स से सही फ़ायदा उठाकर इस माशरे में अपना मकाम बनाया ना। अगर आप बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस थे, तो वहाँ रुक जाते, वहाँ कोई बड़ा कारनामा करके दिखा देते, वहाँ इतने बड़े बड़े घर बना लेते, वहाँ आपकी $3 लाख से जॉब शुरू होती, $2.5 लाख से, या आप अपनी प्रैक्टिस से $2 मिलियन साल के बना के दिखा देते। जब आप अपने मुंह से ये बताते हैं कि खैरात पे, ज़कात पे पले बड़े हैं और आपने ज़िंदगी को यहाँ आके जीना सीखा, उम्रे खड़काने से हर महीने और हज करने से, या पाकिस्तान में 2 कुएं खुदवाने से, या 4 लोगों की ट्यूशन फीस देने से, एक मामूली खिदमत तो यकीनन हो रही है कि 2, 4, 6, 10, 20, 100, 200 को फायदा हो रहा है, मगर मिन हैसल कौम नहीं हो रहा। उसके लिए आपकी जिम्मेदारियां हैं जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। और मैं आपकी कभी पर्सनल पे बात नहीं करता। जिन लोगों के मेरे साथ कमेंट्स किए हैं और जो कन्वर्सेशन है उसके सारे स्क्रीनशॉट भी मेरे पास हैं, मगर मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं सबका एहतराम करता हूँ और मैं सबके बारे में बहुत कुछ जानता भी हूँ और मुझे उनकी तकलीफ का भी पता है, मगर बाखुदा यकीन करें मैं आपकी हटक के लिए कभी कोई काम नहीं करता। मैं सिर्फ दुरुस्तगी के लिए काम करता हूँ। दीवाना कहें, पागल कहें, जो आप मेरा नाम रखा है, जो दे रहे हैं देते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पर्सनल बात नहीं की। ये कहना कि आप पाकिस्तान गए तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे थे, IRS आपको कंट्रोल कर रही थी, कोई बुरी बात है। और फिर मैं ये कोई इल्हाम होता है मुझे, खुदा न खास्ता मैं पैगम्बर हूँ, आप ही के लोग मुझ तक पहुँचाते हैं और एक नहीं दर्जनों की तादाद से बयान करते हैं, एक ही बात को 10-10 लोग बताते हैं। आपने ग्रुपों में डिस्कशन शुरू की तो मुझे फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ये मुझे तो इल्हाम नहीं हुआ कि गाला डिनर में पाकिस्तान में मरियम औरंगजेब को लेकर डॉक्टर ताहिर खिली ईच एवरी सिंगल टेबल पर गए, एक एक बंदे से खातून ने यूं हाथ मिलाया जैसे बरसल में फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब आसिम मुनीर साहब ने 800 लोगों से हाथ मिलाया और उसके बाद भी वो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। तो ये मुझे मेरे में तो नहीं है, जिस पर खातून ने सुना है बाद में कहा कि मेरा तो हाथ बिल्कुल जलने लगा था, इतने मेरे हाथ मिलाए। और फिर मरियम नवाज के पास डेलीगेशन बनाकर गए और वहां बैठकर जो कारोबारी डीलें हुई कि DHA के पास, मुझे तो डिटेल सारी लिखी हुई है मगर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कि प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, किससे पूछ कर लगाए जा रहे हैं। आप 503 है और कारोबार करने के लिए गए थे आप वहां पर, या जो वहां ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं उस पर आपने एक बार भी अभी तक मरम्मत की? आप सब जानते हैं, आपकी बड़ी अक्सरियत जानती है कि मैं किसी सियासी जमात का पैरोकार नहीं हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं करता और मैं नजरियाती मुखालिफ हूँ PTI का। मगर ये मैं कहता हूँ कि किसी के घर से बहन बेटी को उठाया जाए, उसकी चादर छीनी जाए, किसी के घर की दीवारें फलांगी जाए, किसी को बेमकसद झूठे मुकदमों में फंसाया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, लोगों को गायब कर दिया जाए, बलूचिस्तान में लड़कियों को उठा लिया जाए, दुख होता है। आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी मरम्मत करें, मगर आपने एक बार भी बता दें अभी तक कोई मरम्मत की, या आपका फर्ज नहीं बनता है। अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं खुशहाल है, आपके बच्चे, आपका खानदान, पीछे भी आपके यहाँ आने से खुशहाल है ना, तो बाकी लोगों के बारे में भी गौर करें जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं। जो अगर आप जानते हैं कि अगर वीजा अभी अमेरिका या यूरोप खोल दे तो शायद ही कोई पाकिस्तान में रहेगा, सिर्फ वही रहेंगे जो उस मुल्क की हर चीज पर कंट्रोल करते हैं,
اسے کھا رہے ہیں. آپ کا اگر میرا فرض ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں. میں نے اگر ذاتیات پہ بات کرنی ہو نا تو میرے پاس تو یہ خبر بھی موجود ہے کہ کس کی ممبرشپ جو ہے کس ہراسمنٹ میں ریووک کی گئی ہے اور کتنے خواتین ہیں جنہوں نے سیکشول ہراسمنٹ کے لیے ای میلیں بھیجی ہیں اور مقدموں کی دھمکیاں دی ہیں اور پھر تلے ڈالے گئے ہیں کہ دیکھیں فلانے کا لائسنس ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. میں نے کبھی گفتگو کی؟ میں نے کبھی نہیں کی کہ یہ بڑی تنظیم ہے, اس میں 4,000 تقریباً 5,000 تقریباً لوگ ہیں. تو یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے کہ جیسے ایک بڑے سماج میں قتل بھی ہوتا ہے, ریپ بھی ہوتا ہے اور چوری بھی ہوتی ہے, ڈکیتی بھی ہوتی ہے, کرپشن بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ ہے نا, اسی کا حصہ ہے نا آپ لوگ. میں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اپنا فاؤنڈیشن کے جو 2.5-3 لاکھ ڈالر پڑے وہ کہاں لگنے والے ہیں اور کینیڈا کے کس چیپٹر کو کون کنٹرول کرتا ہے اور اس سے کیا وعدے کیے گئے کہ اس کا ہاسپٹل کہاں بن رہا ہے, اسے پیسے دیے جائیں گے جو بابر راؤ صاحب آپ کے گلے پڑنے جا رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, مگر میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوں کہ وہاں کا چیپٹر کا ٹریجر جو ہے کیا کیا الزامات لگاتا ہے. مجھے لوگ کالیں کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں, مگر میں ذاتیات پہ کبھی نہیں اترتا کہ کنٹرول بھی ہوتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے کہ ہم جس معاشرے سے آئے ہیں ابھی ہمیں جمہوریتیں سیکھنے میں. آپ کو 46-47 سال ہو گئے نا, آپ ابھی تک چھاپ آپ پر اسٹیبلشمنٹ کی ہے. 1-8 سال آپ گھوڑی سے کہیں اتر بھی پاتے ہیں تو 4 سال آپ اس کی گھوڑی پر چڑھ جاتے ہیں. آپ نے فن کے لیے تو نہیں بنائی تھی نا کہ آپ کا پریزیڈنٹ مسلسل اعلان کر رہا ہے کہ جی فن ہوگا اور فوڈ پینٹری میں مینہٹن میں کھڑے ہو کے اگر ایک کسی کو برگر دے رہا ہو اور ایک باٹل سوڈے کی دے رہا ہو تو اس کے ویڈیو وائرل کروائے جا رہے ہوں. پوچھنے کو تو میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں نا کہ اس سے پہلے آپ کب والنٹریشپ کرنے نکلے؟ جب پریزیڈنٹ بنے جب نکلے نا کہ آپ نے پورا سال انجوائے کرنا ہے, اسی کے لیے آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں, اسی کے لیے مینوپولیشن کر کے پریزیڈنٹ بنے. میں تو اس پہ گفتگو بھی نہیں کرتا. میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ایک میڈیا کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, ایک میڈیا کے ساتھ. اور جو لوگ مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں میں ان پہ ثابت کر سکتا ہوں کہ جعلی فراڈ میڈیا کو اپنا میں انٹروڈیوس کرانے والے وہ ہیں. جتنا کام میں نے کیا ہے 35 سال میں آپ لوگوں کی خدمت کی ہے, میں نے تو کبھی آپ سے کوئی امید رکھی. میں نے تو یہ بھی کیا کہ میں آپ کے لیے پورا سپلیمنٹ بنا کر 300 انٹرویو آپ لوگوں کے شائع کر کے ڈاکٹرز کے اور پھر پاکستان کی پوری پریزیڈنٹ سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر اور پاکستان کے تمام بڑے کالم نگاروں سے لے کر ساری تحریریں ان کی لا کر آپ کے کنونشن کے باہر اخبار بانٹ رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا. اور اندر آپ ایک فراڈیوں کو, ایک جعلی بننے کو بیسٹ ایوارڈ دے رہے تھے جرنلزم کا. مجھے لوگوں نے بتایا تو میں ہنس دیا کہ میچورٹی کی بات ہے. میں آپ سے کسی ایوارڈ کی بھی امید نہیں رکھتا اور میں حلفیہ کہتا ہوں آپ سے کہ جو آپ کے کارنامے ہیں, جو آپ کا میچورٹی لیول ہے, اگر آپ مجھے ایوارڈ دیں بھی تو میں نہیں لوں گا. اور مرتے ہوئے جو آپ کی, اگر آپ چینج نہیں ہوئے تو مرتے ہوئے یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ اگر اس طرح کے پلیٹ فارم ایوارڈ دیں تو لیا نہ جائے. کیونکہ آپ کی تاریخ میں جو ایوارڈ آپ نے جرنلزم کے دیے ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں, جا کے دیکھ لیں ان تصویروں کو, تو آپ کو خود شرم محسوس ہونے لگے گی. مگر میں نے آپ سے کبھی شکایت نہیں کی, کیونکہ جس طرح کا معاشرہ ہے وہاں جعلی چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں. ورنہ ہم لوگوں کا یہ حال ہوتا 50% غربت کی لکیر سے نیچے لوگ رہ رہے ہوتے, اس طرح سے قبضے اقتدار پہ ہو جاتے کہ جو آتا ہے وہ جانے ہی نہیں چاہتا. یا آپ کے یہاں جو کچھ ہوتا ہے فرسٹ ورلڈ میں رہ کر یہاں کے فائدے لینے کے بعد بھی آپ لوگ جو کر رہے ہیں, دیکھیں خدا کے لیے تبدیل کریں. میں آپ کا دوست ہوں, آپ کا دشمن نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی بڑا کام ہو, ورنہ میرا کیا لینا دینا ہے مجھے بتائیں. یا تو کوئی ثابت کرے. میں نے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر جب پروگرام پروڈیوس کیے 110, اس میں میجر حصہ آپ کو دیا اور اس میں سے قسم کھا کے کوئی بتا دے کہ آپ میں سے کس نے مجھے کتنے پیسے دیے تھے. تو بات یہ ہے کہ رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ لیں گے نا.
अगर आप मेरे बारे में गलत बातें करेंगे और मुझे मेरे पास उनके स्क्रीन शॉट भी आएंगे, गुस्सा तो आएगा, मगर अभी भी देखें मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, और मुझे क्योंकि आपसे कोई उम्मीद नहीं है। 35 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। डॉक्टर नसीम अशरफ की डेट निकालें कि वो कब प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर आरिफ मुस्लिम, जो मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं उस जमाने से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और तनकीद भी करता हूँ यकीनन। और कोई एक बता दे कि मैंने कब किसको फोन करके कब रूम मांगा, कब मैंने गाला डिनर के टिकट मांगे, मैं आपसे ये भी हल्फिया कहता हूँ कि मुझे अगर कभी गाला डिनर के टिकट दिए तो आप ही के डॉक्टर दोस्त आए, मेरा बेटा 12-13 साल का था, और एक डॉक्टर मेरे पास आए कि तुम्हारे पास गाला डिनर के टिकट है? मैंने कहा जी है। कहले कितने हैं? मैंने कहा ये 3 टिकट है। कहले ये आप मुझे दे दें। मेरा बेटा मेरी शक्ल देख रहा था, मैंने वो टिकट दे दिए थे। और इसी साल हमारा कमर से पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझे क्या दिया या मैंने क्या लिया, और मैं वो नाम लेके बता सकता हूं कि कौन मेरे पास कैसे चलकर आया कि आप हक भाई आपकी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है, आप हुक्म करें क्या चाहिए, तो वो बता दें कि मैंने उनसे कुछ मांगा हो। तो बात यह है कि रिस्पेक्ट करें, कदर करें कि आपके दरमियान कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सच बोल लेते हैं, जो आपको आपकी गलतियां बता सकते हैं। कहते हैं ना कि बाप जो है माँ के मुकाबले में बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, तो सख्ती भी करता है, उनकी गलतियां भी बताता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपका खुदा का खासा बाप हूं, बनने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं आपको आप रास्ता बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ कि इस रास्ते पे चलेंगे तो ये निकलेगा और इस रास्ते पे चलेंगे तो ये निकलेगा। आप कभी गौर करें कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है, एजुकेशन रेट भी है नॉर्थ अमेरिका में। आप वाहिद कम्युनिटी हैं जिसका कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, आप वाहिद कम्युनिटी हैं जिसकी कोई बड़ी तंजीम नहीं है, आप डॉक्टरों से हट कर कि जिसमें कोई 10-20 हज़ार मेंबर हो। कभी बंगालियों को देख लें, छोड़ दें यहूदियों को और इंडियंस को, ये बंगाली तो आपके बाद आए थे, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख लें, उनका क्राउड देख लें। अगर न्यूयॉर्क की बात कर लें हम तो आंखें फट जाएंगी आपकी। तो कोशिश करें कि हम बाहम शीर व शक्ल रहें। अगर मुझसे कोई गलती होती, मैं फरिश्ता नहीं हूं, खुदा का खास्ता मैं अक्ल कुल नहीं हूं। हो सकता है आपके साथ ही मुझे कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं करेक्शन से कभी इनकार करूं तो फिर आपका हाथ हो मेरा गिरेबान, तो मुझे माफ नहीं कीजिएगा। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर मैं कोई बदतमीजी करता हूं या कोई धरोगोई से काम लेके आपकी तंजीम को और आपको गंदा करने की कोशिश करता हूं तो छोड़िएगा नहीं, मुझे कोर्ट लेकर जाइएगा, मगर ये भी ना कीजिएगा जैसे पहले करते रहे कि अगर मैंने कभी ये कहा कि एक सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट आने वाला है या एक सदर ने इतने पैसे खर्च कर दिए अपना के खजाने से और अपना के ही बोर्ड के लोगों को सू कर दिया, तो मेरे खिलाफ बिठाकर बाकायदा FBI के साबिक एजेंटों को, अटॉर्नीज को और साबिक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज को बिठा के मेरे खिलाफ प्रोग्राम किए गए। मेरी फैमिली तक डिस्कस की गई, मगर मैंने आपकी किसी फैमिली को डिस्कस नहीं किया। मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं कहा। कोई मुझे बता रहे थे कि वो नसूर साहब जो पाकिस्तान में रहते हैं और जिनके दूसरी ससुराल जो है, दूसरे ससुर जो ब्रिगेडियर उनके ससुर हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं आईसाई में, और अलीम खान से उनके जो ताल्लुकात हैं और जो कुछ हो रहा है और कौन का कैसे करवा रहा है, मेरे सारे इल्म में है। मगर नोट कीजिएगा, मैंने अभी तक जातियात पर कभी किसी की गुफ्तगू नहीं की, और मैं इतना कुछ जानता हूं कि आप परेशान हो जाएंगे अगर, मगर मेरा ज़र्फ नहीं, मैं सिर्फ ज़र्फ नहीं कहता, मेरी तरबियत है कि मैं जातियात को कभी भी सामने नहीं लाना चाहता। मैं कोई अब मुकम्मल इंसान तो नहीं हूं, मेरे अंदर भी खामियां होंगी और बड़े पैमाने पर होंगी। तो कोशिश करें कि हम मिल बांट के रहें और मेरी तनकीद को पॉजिटिव लें, एक भाई की तनकीद को तौर पे लें, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तरह जैसे लोग करते हैं। इस माशरे में भी है ना कि आज ही जेफरी, बहुत से लोगों ने आपने नाम सुना होगा, जेफरी मार्श जो है, जो कोलंबिया के प्रोफेसर हैं,
انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کے لیے کہا ہے کہ یہ تاریخ کا پہلا پریزیڈنٹ ہے کہ جو نہ قانون کو مانتا ہے، نہ جو آئین کو بھی نہیں مانتا، جو 7 ملکوں پہ حملہ کر چکا ہے، ہم ایک خوفناک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ایک تعمیری تنقید ہے، ان کی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے ذاتی لڑائی تو نہیں ہوگی۔ جانتے ہوں گے آپ جیفری کو کہ کتنے بڑے اکانومسٹ ہیں، ان کا دنیا میں کتنا بڑا نام ہے، کتنے بڑے تجزیہ نگار ہیں، کتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں۔ میں تو بہت کم بولتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، میں پاکستان کے فیلڈ مارشل پہ زیادہ بول لیتا ہوں، پریزیڈنٹ پہ زیادہ بول لیتا ہوں، پاکستان کی فوج پہ بہت بولتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تو بہت خیال کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر کا حصہ ہے، میری رات کا حصہ ہے، میرا روز کا انٹریکشن ہے آپ لوگوں سے۔ تو خیر، آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔